This conference will now be recorded. हाँ जी बच्चों, बढ़िया चल रहे हैं। तो इंजॉइंग वेदर। तो आई होप आप लोगों ने काइनेटिक्स 7th तक देख लिया होगा। एनीवे, अगर किसी ने पुराना लेक्चर मिस किया है तो ये जो लेक्चर है वो एक इंडिपेंडेंट चलेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि अभी आप काइनेटिक्स 8th देख के बाद में आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट है, कानों को कुछ अजीब लगा, अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूँ पहले पिछला सेशन देखिए। तो आज की बात मैंने बोला कि काइनेटिक एड्स, क्योंकि वो टॉपिक इंडिपेंडेंट है पिछले वालों से। बढ़ते हैं बेटे। तो हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमने पूरे चैप्टर को ही इनके नीचे उतारा हुआ है। हमने तकरीबन 4 सेशन लगा के कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑर्डर निकालने का ढंग, लॉ ऑफ मास एक्शन, Ostwald isolation method, pseudo-order reactions, differences between molecularity and order, law of mass action and rate law. कुछ काफी कुछ आपको सुना सुना लग रहा है। अब हम चैप्टर के लास्ट हिस्से में चलने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कॉन्सेंट्रेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। मान लीजिए सम रिएक्टेंट गिव यू प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट इज जनरल है, होगा ही होगा। On increasing temperature by 10 degrees Celsius, the rate of reaction increases by 2 to 3 times. That is known as temperature coefficient. हमने क्या कहा? अगर आपका रिएक्शन 283 केल्विन पे था, वहां पे रेट 1 था, तो अगर आप इसको 293 केल्विन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो रेट 2 होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स राइट ऑफ R1 होगा। आई सेड अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो हम निकालेंगे। और आप देखिए कि आप इसको डिग्री सेल्सियस पे लेंगे या आप इसको केल्विन पे लेंगे, जो चेंज है वो फर्क नहीं होगा, राइट। दैट इज गोइंग टू बी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन इंक्रीज किया, वो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों बराबर होंगे। एंड रिमेंबर, रिएक्शन भले ही एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम आपको बताते थे अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के घटाने से घटेगा। तो अभी के लिए आपने याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। दैट इज ROR is directly proportional to temperature of the system, भूलने का नहीं है। तो हम क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई का मतलब एक तो हो गया इंक्रीज करेगा, क्वांटिफाई कितना बढ़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये नंबरिंग मैंने वैसे ही लगानी शुरू की है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो अगर ये गड़बड़ भी हो जाए तो इसकी ज्यादा चिंता मत करिए, कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान कीजिएगा। A general approximate rule for the effect of temperature on reaction rate is that the rate of reaction or rate constant becomes almost double for every 10 degree rise in temperature। ये कहने के लिए भी डबल हो जाएगा, इट मे बी 20 टाइम्स, इट मे बी 3 टाइम्स, इट मे बी 1 टाइम्स, बट हम जनरल करें कि डबल हो जाएगा, कह देंगे, राइट। अब देखो बेटे, रेट इज इक्वल टू के इनटू से कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n, यहाँ A कन्वर्टिंग इनटू B। अब देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी नहीं, तो बेसिकली टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेट बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो हमने कहा द रेट ऑफ रिएक्शन कह दो या रेट कांस्टेंट कह दो, दोनों एक ही चीज को डिनोट करने वाले हैं। दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट।
It is the ratio of rate constant of reaction at two different temperature differing by 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस हमने इसको डिफाइन कर दिया है. कभी कभी हमने आपको एग्जामिनेशन में जेई में क्वेश्चन पूछा गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने 5 डिग्री डाल दिए, तो उसका मतलब हर 5 डिग्री पे पड़ेगा. बट हम जो डिफाइन कर रहे हैं अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिनोट कर रहे हैं, इज रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस. अल्फा की जो वैल्यू होगी बेटे 2 से 3, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल टू ट्रिपल ये ज्यादातर हो जाएगा. राइट, आप समझे हैं. यहां पे हमें जेई में, राइट, जेई में हमें क्वेश्चन दिख सकते हैं. A reaction occurring at 300 Kelvin has a rate constant. When T is increased to 330 Kelvin, the rate constant increases by a factor of 15.625. The rate constant increases by a factor of 15.625. इसका मतलब जब टेम्परेचर 300 से 330 पे गया है तो वो हमारा रेट फैक्टर 15.625 बढ़ गया है. What is the temperature coefficient? मतलब 10 डिग्री बढ़ाने से कितना बढ़ेगा, वो ये बात पूछ रहा है. What is temperature coefficient? मतलब 10 डिग्री बढ़ाने से वो कितना बढ़ेगा, that is the temperature coefficient. तो बेटे इस क्वेश्चन को करने के हम दो ढंग लेके आए हैं. अभी के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करिए. राइट, यहां पे let the temperature coefficient be x and the new rate constant be k2. तो देखो 300 से यहां पे x, यहां पे x, यहां पे x, जो k2 है, k2 मतलब 330 पे जो होगा, उसने ये पूछा ना 330 पे होगा, दैट इज x पावर 3 इंटू k1. अब x3 इज 15.625, तो हमारा x इसको सॉल्व करने के लिए कैसे आ गया है 2.5. हर 10 डिग्री से 2.5 बढ़ेगा, यहाँ पे 2.5 पावर 2, यहाँ पे 2.5 पावर 3 बढ़ने वाला है. दैट इज x3 इज इक्वल टू 15.65. मैथमेटिकली अगर आपने इसको सॉल्व करना है 3 log x log is equal to 15.65 and when we solve it we get x is equal to 2.5. राइट, a को x अगर यहाँ पे 340 होता x की पावर क्या हो जाता, दैट इज गोइंग टू बी 4. अगर 350 होता तो x की पावर क्या हो जाता, दैट इज गोइंग टू बी x पावर 5. रिपीट इट, दैट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा जरूरी होता है. दिस इज गोइंग टू बी आपके कंपटीशन एंगल पे ही आपसे हम बात कर सकते हैं. रिपीट इट, डेफिनेटली हम और क्वेश्चन करेंगे. आपके सामने एक क्वेश्चन है, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप कर सकते हैं. राइट, in a zero direction for every 10 degree rise of temperature the rate is doubled. If the temperature is increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the rate of reaction will become what? अब देखो बेटे, आपने एक दो रास्ते हैं. राइट, फर्स्ट 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये लंबा रास्ता है. 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90 एंड 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार बढ़ा. अगर यहाँ पे x था तो वो x पावर कितना आ गया 9. अब x इस वक्त कितना है बेटे, डबल. x इज डबल, तो x पावर 9 दैट इज 2 पावर 9 इज गोइंग टू बी व्हाट 512 हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाने वाला है. इट विल बी 512 टाइम्स. अब वैसे भी कर सकते हैं, जरा करके देखते हैं. इसकी मैं डुप्लीकेसी बना रहा हूं, एक यूनिटरी मैथमेटिक पे सॉल्व करके देखते हैं. ये मैंने पेन चेंज किया है. यहाँ पे आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस से अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे गए तो ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये राइट डबल हो रहा है ना, ये 8 हुआ, ये 16 हुआ, ये 32 हुआ, ये 64 हुआ,
ये 128 हुआ, ये 256 हुआ, और यहाँ पे कितना होगा 512 टाइम्स हुआ। ठीक है ना। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे वो 1 था तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना बता रहा है, वो डबल हो गया है। दैट इज द केस। यहाँ पे हमारा x कितना है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको फर्स्ट वे से ले सकते हैं, और आपकी मर्जी है ये आप इसको सेकेंड वे से, जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके नीट और जेई में आ सकते हैं। आप करिए, ठीक, आप करिए और फिर देखते हैं। पॉज कर दीजिए और देखते हैं। अब मैं करता हूं। देखो 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, कैसे बढ़ा, 30 डिग्री से कितना हो गया 90 डिग्री, तो 6 बार बढ़ा ना, राइट। तो x पावर 6 और टेम्परेचर कॉफिशिएंट है कितना 2, 2 पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो गया है 64 टाइम्स। आपका आंसर आ गया। आप वैसे यूनिटरी मैथमेटिक्स भी कर सकते थे, 30 से 40 से 50 से 60 पे, 30 पे 1 था तो 40 पे 2 हुआ। अभी देखो कभी कभी यहाँ पे 2 की जगह पे वो 3 भी डाल सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सॉल्व करने वाले हैं, मैं नहीं करूंगा। पॉज करिए और सॉल्व करिए। पॉज, जब हो गया तो ओपन कर दीजिएगा। ओपन। योर आंसर इज ए। योर आंसर इज ए फॉर एप्पल। कैसे, ये उसने बताया, रेट लॉ इज NO पावर 2। If 0.1 mole of gaseous carbon monoxide is added at constant temperature to the reaction mixture, कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर क्या है, 0 है। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज अनचेंज, अनअफेक्टेड। उसमें तो फर्क होगा ही नहीं उसके डालने से। और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के एंड रिएक्शन रेट रिमेन सेम। के बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट का फर्क होगा। NO की पावर चेंज करता है, NO की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर प्रभाव आना था। आप कर चुके हो। अगर उसको डबल करता तो वो 4 गुना बढ़ना था। के टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ना था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटे। तो हम आपको करवा क्या रहे हैं, इन जनरल A to B ROR increases as temperature increases, और बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के पीछे इंक्रीज होने का कारण क्या है, K increases as temperature increases. I repeat, exo हो या endo हो, I have discussed temperature coefficient. Temperature coefficient 10 डिग्री बढ़ाने से कितना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसको बोलते हैं द टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे बढ़ रहे हैं जी, क्या करने वाले हैं, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडीड अंडर, टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and very easy also better. Temperature dependence of rate of reaction can be studied under collision theory and activated complex theory. मैं abbreviation में ACT बोल देने वाला हूँ। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। पहले हमने the collision theory पकड़ लिया है, right? The collision theory. collision theory बोलती है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, मान लीजिए A to B, मान लीजिए A प्लस C गिव्स यू B, कोई भी रिएक्शन पकड़ लो, मान लीजिए हम इसको पकड़ लेते हैं, आप ऊपर वाले को भी पकड़ सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, मैंने 2 रिएक्टेंट ऐड कर दिए हैं, बस और कुछ नहीं किया। इट सेज दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड, टकराते हैं, अगेंस्ट ईच अदर फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, ए अकेला हुआ तो ए मॉलिक्यूल ए से टकराएगा, अगर ए एंड सी 2 रिएक्टेंट हैं तो ए और सी आपस में टकराएंगे, बेसिकली आपस में टकराएंगे और वो प्रोडक्ट्स बना के देंगे। द मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी आर, कोलिजन थ्योरी हमें क्या क्या बताती है। पहला पॉइंट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल के लिए भी इसके ऊपर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी,
The total number of collision suffered by reactant molecule per unit time are called collision frequency. Symbol important है Z. What is that? जितने कोलिजन्स पर यूनिट टाइम हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के, उसको बोलते हैं द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सिंबल Z। ये बहुत ज्यादा होते हैं, आप देखेंगे 10 to the power 9, 10 to the power 18 एंड सो ऑन, ये अरबों खरबों में होते हैं। हमने पाया, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² is equal to 3/2 kT, where k is a Boltzmann constant. That is v square is directly proportional to temperature. तो v is directly proportional to root of temperature. v is velocity, kinetic energy, class 11 gaseous state में निकला। अब जितना ज्यादा वेलोसिटी होएगी उतनी ही तो ज्यादा बेटे कोलिजन फ्रीक्वेंसी होएगी। तो अगर velocity is inversely proportional to temperature, velocity is directly proportional to z, I'm sorry मैंने गलत बोल दिया, velocity is directly proportional to square root of temperature, velocity is directly proportional to z। तो आप लोगों ने एक zeroth law पढ़ा होगा, a is in equilibrium with b, b is in equilibrium with c, that means a and c are in equilibrium। तो इसका मतलब z is directly proportional to absolute temperature, Z is directly proportional to absolute temperature, right? तो मैंने ये यहाँ पे आपको बताया, ये डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हाँ आपको पता होना चाहिए, आपकी मर्जी है आप लिखें या ना लिखें, बट ये नॉलेज के लिए तो जरूरी है। अब देखो बेटे, लेट अस इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन, इसका मतलब Z1 by Z2 is T1 by T2, उसका यही मतलब हुआ। तो Z at 300 केल्विन, मान लो हमने 300 से 310 केल्विन किया, तो अंडर रूट 310 by 300, डोंट सॉल्व इट, ये 1.1016 आया। इसका मतलब दैट इज हमारे जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है 1.106 टाइम। That is, with increase in 10 degree rise in temperature, the collision frequency increases but by a very small fraction. Do not double. मतलब मान लो हमारे पास Z is equal to 1000 था at 300 केल्विन, तो जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा Z 1016 हो गया at 300 केल्विन, 310 केल्विन। 1000 के पीछे 1016 कोलिजन हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोलिजन डबल नहीं हुए। द कोलिजन्स डू नॉट डबल, दे इंक्रीज। इसका मतलब द कोलिजन फ्रीक्वेंसी कुड नॉट एक्सप्लेन डबलिंग ऑफ ROR विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वो तुम्हारे से पूछ सकता है व्हाट इज अ कोलिजन थ्योरी, हमें आपको भी एक ही पॉइंट बताया है। वो पूछ सकता है क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, राइट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का बढ़ना हमें एक्सप्लेन कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो है बट कितनी बढ़ती है? सिर्फ थोड़ा सा फैक्टर बढ़ती है बेटे, समझ गए? इसका मतलब हमें और आगे जाना होगा। कि मेरे दोस्तों ये वही है जो हमने पीछे डिराइव किया था, Z इज इक्वल टू ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज नॉट फॉर CBSE सिलेबस। बट पता क्या होता है, अगर आप पहले ही 100 की जगह पे 90% सिलेबस करेंगे तो एग्जाम में कम तो होना ही है, तो आप तो 70% 85% स्कोर करेंगे। अगर हम पहले ही सिलेबस से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेंगे तकरीबन 110-115% की, तो बेटे कम भी होगा तो कितना होगा? 97-100%। सो दैट इज अ लॉजिक कि जितना काम वाली चीज है उतना सब समझो, और ये कौन बताएगा क्या काम की है क्या काम की नहीं है, वो हम बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो जैसे घोड़े के आगे ना ऐसे लगा देते हैं वो ताकि वो दाएं बाएं ना देखे, जब उसको चलाते हैं तो उसको नकेल डालते हैं, तो वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, दाएं बाएं देखने का है। हम कर क्या रहे हैं? कोलिजन थ्योरी कर रहे हैं। कोलिजन थ्योरी के कितने मेन पॉइंट थे, राइट? कोलिजन थ्योरी के 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला क्या था?
द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हमने कहा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो है टेम्परेचर के बढ़ाने से, बट वो डबल नहीं होती है। इसका मतलब कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डबल होने से। हम आगे बढ़े और हमने कॉन्सेप्ट लेके आया इफेक्टिव कोलिजन, राइट। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z। मैंने सिंबल यूज किया ताकि मैं आपके आंखों के ऊपर स्ट्रेस डालना चाहता हूं, सिंबल का मुझे याद करवाना है। इफेक्टिव कोलिजन F, only a certain fraction of total collisions are effective collisions, that is are actually capable of forming product। वहां पे हजारों हथौड़े लग रहे थे, राइट। हथौड़े से मैंने एग्जांपल दिया कि आप में भी कील दीवार में गाड़ने वाले हैं, तो आपने कील गाड़ना शुरू किया हुआ है, बट सारे के सारे कील को दीवार के अंदर पुश नहीं करेंगे। उनमें से सिर्फ वही हथौड़ा कील को दीवार के अंदर पुश करेगा जो कील के ऊपर सही डायरेक्शन से लगा, राइट। अगर टेढ़ा मेढ़ा लगा तो भी बेकार है। अगर आपने उसको वैसे ही जाके प्यार से छू दिया उसको हथौड़े को कील के साथ, तो भी कील अंदर नहीं जाएगा दीवार के। तो इफेक्टिव कोलिजन्स वो होते हैं जिनके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। कील वाले एग्जांपल में एक एनर्जी से ज्यादा होगा तभी वो उसके अंदर घुसेगा। और दूसरा बेटे उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। आई रिपीट, क्या सारे कोलिजन जो हो रहे हैं वो इफेक्टिव हैं? आंसर इज नो। तो जो इफेक्टिव हैं, मतलब जो प्रोडक्ट देते हैं, उनके पास क्या खास बात है? उनके पास दो खास बात है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और दूसरी उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। ऐसे कोलिजन को जो कि प्रोडक्ट पैदा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या ज्यादातर कोलिजन इफेक्टिव है? ना ना ना, अभी बताता हूं। बड़ा कम फ्रैक्शन, मे बी 0.000 ऐसे करके कुछ आएगा, वो इफेक्टिव है। ज्यादातर कोलिजन बेकार है, मॉलिक्यूल सैर सपाटे के लिए निकले हुए हैं, वो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं जी। तो यहां तक आपको करवा दिया। कोलिजन थ्योरी के दो पॉइंट्स हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन। बेटा याद करने के लिए इफेक्टिव कोलिजन में एफ आ रहा है, इसका सिंबल एफ है, दिमाग में रखिएगा। इफेक्टिव कोलिजन मस्ट हैव मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये कंफ्यूजन हटाने के लिए ये मैंने क्या किया है, रिव्यू किया है, राइट। नॉट ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव। अब बेटे मैं आप लोगों को इन चीज में लेके जाऊंगा, मिनिमम एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ पा रहे हो ना? मानो इमेजिनेशन, दो कारें, इमेजिनेशन, डोंट डू इट, राइट। हमने इन दोनों के बोनेट स्मैश करने हैं, हेलमेट हेलमेट पहनी हुई है, गार्ड वगैरह पहने हुए हैं, टेस्टिंग चल रही है। तो बोनेट, गाड़ी का अगला हिस्सा, अगर बोनेट बोनेट से टकराएगा तभी तो बोनेट स्मैश होगा। अगर बोनेट साइड से टकराया या रियर साइड से टकराया तो हमें बोनेट तो नहीं स्मैश होंगे। बोनेट तोड़ने हैं तो एक तो बोनेट बोनेट से टकराए, प्रॉपर ओरिएंटेशन हुई, और दूसरा उनमें मिनिमम एनर्जी हो तभी तो बोनेट टूटेगा ना। अगर मिनिमम एनर्जी नहीं हुई तो बोनेट कैसे टूटेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। हम एक एक फैक्टर को पढ़ रहे हैं, दैट इज एनर्जी फैक्टर में घुस गए हैं बेटे। एनर्जी फैक्टर, द कोलिजन शुड possess certain minimum amount of energy to get converted into product. This is known as बेटे what? The threshold energy. The threshold energy. The threshold energy. मैं थोड़ा सा क्लास 11th में आपको लेके जा रहा हूं इस ग्राफ को समझाने के लिए, राइट। मिनिमम एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लास 11th गैसियस स्टेट, मैं अज्यूम करता हूं कि आपके टीचर्स ने आपको वो करवाया है और वो छोड़ा नहीं है, और अगर आपको भूल गया है तो इसी शिवेद के ऊपर क्लास 11th की स्टेट्स ऑफ मैटर खोलिएगा, उसमें लास्ट के चैप्टर्स के अंदर, लास्ट के सेशंस के अंदर आपको ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा, राइट। गैसियस स्टेट एक एक्सिस पे बेटे, लेट इट बी वाई एक्सिस पे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं। फ्रैक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि टोटल तो ले नहीं सकते, टोटल तो आपके पास बहुत होंगे,
सपोज 10 मॉलिक्यूल की एनर्जी ऐसे ही बोल दिया बेटे 10 जूल थी, 20 की जो एनर्जी थी वो 500 जूल थी, 30 की जो एनर्जी थी लेट इट बी वो 300 जूल थी, एंड मैंने 100 करने हैं, ये हो गए 30 और 30 60, 40 की एनर्जी बेटे ज्यादा सोच के नहीं बोल रहा हूँ 250 जूल थी। तो एफ का मतलब हुआ टोटल मॉलिक्यूल कितने आ गए 100, 10 बाय 100 दैट इज 0.1 फ्रैक्शन की एनर्जी इतनी थी, 20 बाय 100 दैट इज 0.2 की एनर्जी इतनी थी, और 0.3 की इतनी थी बेटे, एंड इसी प्रकार से 0.4 की एनर्जी इतनी थी। व्हाट इज 100? द टोटल मॉलिक्यूल, 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 एंड 40, मैंने ऐसे ही बोल दिया है। तो मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ पे तुम 0.1 0.2 0.3 0.9 एंड 1 रख सकते हैं। क्यों एफ रखा? क्योंकि ऐसा करने से ना फ्रैक्शन में टोटल, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लगाता तो बहुत ऊंचा आ जाता, आप तो जानते हैं 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ ना आता। तो पुत्रों यहाँ पे मैं एनर्जी प्लॉट कर सकता हूँ, राइट? ऐसे ही सोचा नहीं, 10 जूल, राइट, 100 जूल, 300, 400, 500 एंड सो ऑन, एनर्जी 600 जूल मॉलिक्यूल्स की। तो बेटे 0.1 की एनर्जी 10 है, एक पॉइंट लगा देते हैं, ये ग्राफ एक अप्रोक्सीमेटेड है। 0.2 की एनर्जी 500 है, तो 0.2 के आगे यहाँ पे पॉइंट आ सकता है। 0.3 की एनर्जी 300 है, तो कोई पॉइंट ऐसा आ सकता है, राइट? 0.4 की एनर्जी 250 है, तो कोई यहाँ पॉइंट आ सकता है। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो पुत्रों कुछ ऐसा ग्राफ आ सकता है, राइट? दिस इज ऑल आपको समझाने के लिए, राइट? तो हमें वहां पे सिखाया गया था ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी? एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, और से ऐसा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस एनर्जी से ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन है, सिर्फ वही कैपेबल है प्रोडक्ट बनाने के। मतलब यहाँ पे अंदाजे से द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज, लेट इट बी, ऐसा ही बोल दिया बेटे, 350 जूल से। तो जिनकी एनर्जी 350 जूल से ज्यादा है, दैट इज ये वाले मॉलिक्यूल आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, बाकी सब बकवास हैं। ये वो ग्राफ आ रहा है बेटे, ग्राफ समझ गए? यहाँ पे पीटीओ लिख सकता हूँ, पीटीओ का मतलब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट? और ये हमारा इफेक्टिव है। तो प्यारे से बच्चों यहाँ पे क्या आया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या आया? एनर्जी। ये जो शेड कर रहा हूँ बेटे, सिर्फ ये वाले फ्रैक्शन हमें प्रोडक्ट देते हैं, बाकी सारे बेकार हैं। इनकी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो हमने लाइन लगाई है, इससे ऊपर है, इससे वाले प्रोडक्ट देंगे, बाकी के प्रोडक्ट नहीं देंगे। हम आपको करवा क्या रहे हैं? हम आपको इफेक्टिव कोलिजन्स मस्ट हैव मिनिमम एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन फैक्टर, the colliding molecule should also have proper orientation so that old bonds may break and new bonds are formed. For example, NO2 plus NO2 forms N2O4. अरे यार, जो तुम्हारी जिंदगी में होता है वो मॉलिक्यूलर जिंदगी में भी होता है। मैं किसी शादी ब्याह में बैठा हुआ था, तो मैंने कोई अपना नया दोस्त बना, वो मेरा दोस्त नया कैसे बना? वो गलती से मेरे टेबल के मेरे सामने आके बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम देखे देखे लग रहे हो, तुम्हारे शौक मेरे जैसे हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे से बात करने की, तो हमारी दोस्ती होगी। अगर वही इंसान मेरे से पिछले टेबल पे बैठा हो या 10 टेबल कहीं पीछे बैठा हो, मैं उसके साथ
हमारी आंखें ही आपस में एक दूसरे को नहीं देखी हैं, हमने हैंडशेक ही नहीं किया, तो दोस्ती कैसे होगी? यही मॉलिक्यूल्स का भी हाल, समझ गए ना? तो सपोज ये वाला रिएक्शन है, the products are formed only when the colliding molecules have proper orientation at the time of collision. सही जगह से अटैक होना है, these are called as effective collisions, उसको energy factor बोला. On the other hand, the molecules which do not have proper orientation, as shown in figure on the next page, they result in ineffective collision and do not form product. ठीक, कहता है ये वाले जो दोनों हैं ऐसे ही सिंबॉलिकली बनाया है, इसको कॉपी मत करिएगा, राइट? ये वाला NO है और ये वाला ओजोन है. अगर ये रेड और रेड या ब्लू और रेड आपस में टकरा रहा है तो कहता हो नहीं रहा सेंटर वाले से. अगर ये ब्लू वाला से इस कोने पे टकराएगा तो अपने साथ एक ऑक्सीजन को उठा लेगा और NO2 बन जाएगा. समझे? ना सेंटर वाले पे अटैक करने से कुछ होएगा, ना ऑक्सीजन पे अटैक करने से होगा. सिर्फ ये जो नीचे वाला है दैट इज इफेक्टिव कोलिजन और ऊपर वाला इज नॉट. और सुनो, ऐसा सच में नहीं होता. हमारे पास इतना अच्छा कोई कैमरा नहीं है, माइक्रोस्कोप नहीं है कि हम मॉलिक्यूल को देख सके. ये आपको शो करने के लिए, बताने के लिए मैथमेटिक्स में से हमने सोच के प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है. राइट सन, कंटिन्यू. According to collision theory, only a small fraction बहुत छोटा होगा, is effective in bringing the chemical reaction and the rest of the collisions are ineffective. For effective collision, what are effective collision? जो कि product देते हैं. The colliding molecule must have more or equal to certain minimum amount of energy known as threshold energy. बेटे ये वाला, ये जो येलो पोर्शन कर रहा हूं नीचे, that is going to be the threshold energy. The threshold energy, right? If the energy of reacting molecule is less than this value, the collisions will be ineffective. वही जो फ्रैक्शन आपको पीछे दिखाए थे, कहता है ये वाले जो है, ये वाले जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, these are going to be क्या होंगे बेटे? इनइफेक्टिव होने वाले हैं. एक मिनट, थोड़ा डार्कर शेड करके दिखा देता हूं. ये वाले जो हैं ये मेरे पास इनइफेक्टिव हैं. ये जो डार्कर शेड में हमने डाल दिया है, ठीक, वो येलो वाले आर गोइंग टू बी. thus the energy, एक सेकेंड, of collisions determine the possibility of a reaction. अगर उनकी एनर्जी ज्यादा है तो हो जाएगा, अगर सुस्त बैठे हुए हैं तो नहीं होगा. Now let us consider why some collisions should be highly energetic while others are not so. Boltzmann and Maxwell use stats, mathematics, to predict the behavior of large number of molecules. You know, we cannot go to every molecule, तो हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है. आप लोग जितना करवा रहा हूं इतना ही is going to be more than enough. यहां पे देखते हैं. We know that all molecules in a substance sample do not possess the same kinetic energy. This is due to collision between the moving molecule so that their energy are transferred from one molecule to another. Class 11th एक आपको थ्योरी आती थी, वहां पे आपको ये करवाया जाता था, राइट? तो वहां पे हम आपको ये बताते थे कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और उनकी एनर्जी हमारे पास अलग अलग थी. Thus there is a distribution of kinetic energy among reacting molecules. If the energy of molecules are plotted against corresponding fraction, हमें ये वाला ग्राफ आ जाएगा. आप यहां से पढ़ लेंगे क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, राइट? दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये वाली, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. जरूरी नहीं है कि इससे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को कोलिजन कराने की ताकत होगी. In this figure, E correspond to the minimum or threshold energy. ये वाला E कह रहा. The molecules having energy equal to or greater than E will result in formation of product, and this fraction of molecule is capable of
कोलिजन जो कि प्रोडक्ट बना सकता है इज गोइंग टू बी क्वाइट स्मॉल हो जाता है बच्चों। मैं करवा चुका हूं तो काइंडली इसको रिव्यू करेगा। अब होता क्या है जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, it may be noted for reaction having low value of E, there will be large fraction of colliding molecules which produces effective collision। क्या कहना चाह रहा है? एक तो आपका काले वाला ये जो ग्राफ बना हुआ है, राइट? एक मान लो एक हमारा ऐसा भी ग्राफ होता और थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी इतनी होती, तो आपके पास ज्यादा मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट ना होते। क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों? जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होएगी उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगा। It may be noted for the reaction having low value of E, अभी मैंने इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलनी है, there will be larger fraction of colliding molecule which produce effective collision and rate of reaction will be high। I repeat, जितना थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होएगी रिएक्शन फास्ट होएगा। On other hand, if E0 for a particular reaction is very high, only few collision will be sufficiently energetic to give product while other collisions will be ineffective, right? The reaction will proceed very slowly. Let us consider the effect of increase in temperature on number of effective collision। अभी थोड़े समय पहले increase in temperature का effect collision frequency के ऊपर देखा था, अब हम इंक्रीज इन टेम्परेचर का इफेक्ट इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों। लेट T1 and T2 is going to be T1 plus 10 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हमने पाया, दिस इज एक्सपेरिमेंटल है, प्लीज ध्यान से भाइये, द ग्राफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन, बिकम्स फ्लैटर। अगर इसकी हाइट इतनी थी T1 पे, T2 की हाइट्स इतनी हो गई है, फ्लैट हो गया, हिमालय पर्वत था शिवालिक पर्वत बन गया। एंड दूसरा बच्चों, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इट शिफ्ट्स, एक मिनट, फ्लैटर को भी ना मैं स्पेलिंग थोड़ा सा एफ जुड़ गया था, उसको ढंग से लिख रहा हूं दोस्तों, एंड शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इन दोनों का क्या मतलब हुआ? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इन दोनों का मतलब हुआ फ्रैक्शन हैविंग molecules having kinetic energy greater than threshold energy increases, right? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे हमारे पास। ये देखो ना बेटे, पहले आपके पास, चलो एक सेकेंड, एक मिनट, ये येलो वाला था, राइट? पहले अकेला आपके पास येलो वाला था T1 पे। येलो वाले क्या थे? ये मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। दोस्तों एक मिनट का समय दीजिएगा, ये मैंने ऐड कर दिया है ये वाले। अब येलो और ये मिला के आपके पास क्या बन गए हैं? T2 वाले बन गए हैं। तो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन एट T2 becomes greater than T1। और अगर ऐसा होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। The rate of reaction will increase। The minimum energy required for effective collision is also shown in the diagram। आप वो भी पढ़ते रहेंगे, है ना? वो मैंने आपको अभी वही समझाया, वो भी पीछे किया है। The curve at high temperature is flatter than at lower temperature। It will also indicate the number of molecule with high energy content have increased। सुनो, जो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, तो पूरे क्लास नोट्स मिल रहे हैं, तो बेटे ये पेज भी पढ़ा करो, है ना? ऐसा नहीं होता कि भागते रहना है। मैं जो 1 घंटे का आपको यहाँ पे लेक्चर देता हूँ, मेरे अंदाजे से आपको उसको समझने में 1.5-2 घंटे के करीब लगने चाहिए। इसको ऐसा रगड़ो कि कल को तुमने इंसान को फायदा देना है।
सुपरफिशियली रीड मत करो, उसका कोई फायदा नहीं होता, राइट? The minimum energy required for the effective collision is also shown in the diagram. And the number of molecule possessing energy equal to or greater than E is proportional to the area ABCD. A, B, C, D. And area ABEF. ये हो गया E, ये हो गया F. वही वाला पुत्रों, right? ABEF. At T2, in the figure ABEF is roughly twice as large as ABCD. ABCD क्या है? Area or effective molecules at temperature T1. ABEF क्या है? Effective molecule at temperature T2. Since the rate of reaction depends upon number of molecule which possess energy larger than threshold energy or effective collision, it may be understood that the fraction of molecule possessing threshold energy has increased approximately 2 times and therefore increases the rate of reaction by 2 times for every 10-degree rise in temperature, right? Thus, we may conclude that increase in the rate of reaction with the rise in temperature is, हाँ जी बच्चों, mainly due to increase in number of effective collision. Effective collision, important, very important. That is, with increase in temperature, there is greater number of proportion of molecules with higher kinetic energy. Therefore, with increase in temperature by 10 degrees Celsius, the effective collision F approximately doubles. This explains the doubling of ROR by 10 degree rise in temperature. समझोगे? The collision frequency alone could not explain that why the rate of reaction becomes double. The effective collision F वाला ने explain कर दिया है. Thus, the main points of collision theory are summed up. For a reaction to occur, there must be collisions between the reacting species. क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूं. Only a certain fraction of total number of collisions are effective in forming the product. ये collision total को क्या बोला था? Collision frequency. Effective collision को उसने क्या बोल दिया है? F. For effective collision, the molecule should possess sufficient energy as well as what? The orientation. The orientation. The fraction of effective collisions under ordinary condition may be nearly 0 to about 1 for ordinary reaction. मतलब ये लंबा चौड़ा वेरी कर सकता है, बहुत बहुत कम से लेके 1 भी हो सकता है. Thus the rate of reaction, important, thus the rate of reaction is proportional to number of collision per unit volume per unit second, that is collision frequency, right, between the reacting species. The fraction of effective collision, उनके पास properly orientated and possessing sufficient energy, Z, that is, मैंने rate of reaction को क्या बोल दिया है? F into Z आपके पास ये बोल दिया है. समझ आएंगे? F into Z. What is F? The effective collision into this. मान लो 100 collision हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 0.2 are effective. 100 into 0.2, that is going to be 20 प्रोडक्ट दे रहे हैं, 80 आपके क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं. तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो उसके लगभग है. हम आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल्स ही आएंगे बट क्वाइट इजी है बच्चों, सच में क्वाइट इजी है. आर्हीनियस इक्वेशन. आर्हीनियस सर क्या करते हैं? देखो, आपका हाइट मेरी हाइट से ज्यादा है, मेरा वेट आपके वेट से ज्यादा है. दिस इज द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन.
आपकी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है, मेरी हाइट 6 फीट है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव। हमें एज अ साइंटिस्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो आर्हीनियस सर हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देंगे। कितने गुना, अभी तो हम कह रहे हैं ना अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, ये एग्जैक्ट बताएंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। Mr. Arrhenius proposed a quantitative relationship between rate constant and temperature. प्लीज आप इसको अभी रफ में कॉपी करें। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल ए, E for exponential, EA for activation energy by RT। प्लीज इसको कॉपी करो, रेड वाली इक्वेशन को रफ में। बस इसको कोई याद नहीं करेगा, मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवाऊंगा अपने ढंग से, प्रैक्टिस भी अपने ढंग से करवाएंगे। दिस इक्वेशन इज नोन एज Arrhenius equation, in which constant A is known as Arrhenius factor or frequency factor. It is also known as pre-exponential factor, right? It is a constant specific to a particular reaction. हर reaction का अलग होगा। This factor is related to how many successfully orientated collision occur in a particular reaction. EA is the activation energy. EA is the activation energy, which represent the minimum energy that the reacting molecule must possess before undergoing a reaction. What is E के पैरों में A, activation energy। देखो, आपने पेट्रोल को आग लगानी है, हो सकता है पेट्रोल को आग ना लगे, पेट्रोल को आग तो लगेगी, बट वहां का टेम्परेचर भी तो एक सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। तुम लोगों ने कहीं त्योहार के अंदर लकड़ी को जलते हुए देखा होगा या जलाया होगा। क्या लकड़ी को माचिस की तीली जलाने से आग लग जाती है? नो। आप उसको गैस के ऊपर रख के गर्म करो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वो गर्म हो जाएगी फिर वो आग पकड़ेगी, दैट इज एक्टिवेशन। दोनों A and EA are characteristic of the reaction. These are collectively known as the Arrhenius parameter. हम क्वेश्चन डालेंगे कि हमें Arrhenius पैरामीटर बताइए, तो आपको A and EA निकाल के दिखाने होंगे। The factor exponential e की power minus EA by RT correspond to the fraction of molecules that have energy greater than activation energy. What is this? This is basically energy factor पे आ रहे हैं। The molecules having minimum energy which can cause the product formation. अगर इतनी एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट बनाएंगे रिएक्टेंट, नहीं तो नहीं बनाएंगे। T is the absolute temperature, R की वैल्यू is the gas constant 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया? That is, rate of reaction can be expressed in terms of Arrhenius equation. सुनो, क्यों rate of reaction? Because R is directly proportional to K. K बढ़ेगा तो ROR बढ़ेगा, तो मैंने ROR को K के इक्विवेलेंट कर दिया। K is equal to A E minus EA by RT. What is K बेटे? Rate constant. It indicates ROR. What is capital A? Boltzmann constant frequency factor. It represents the collision frequency. Exponential EA by RT. This is effective collision. EA is the activation energy. ये इक्वेशन हमने आपको अभी अभी लिखवाई थी। सब चीज इंपॉर्टेंट है। For Z, for A gives you B. कभी कभी आप रिएक्शन को ऐसे भी देखने वाले हैं, R Z AB E minus EA by RT। वही बेटे Z के पैरों में AB लिख दिया, reactant and product, where ZAB is collision frequency, E exponential, ये आपके पास E आ जाएगा। हमने यहाँ पे A की जगह पे Z collision frequency ये हमने लिख दिया, वहां पे A लिखा था, यहाँ पे ZAB भी लिख दिया, राइट? तो since ROR is directly proportional to K, we can say that K is also equal to ZAB E minus E। अरे मैंने कुछ नहीं किया पुत्रों, R लगा दिया या K लगा दिया, that's the similar thing। अरे और कुछ नहीं आ रहा,
कोई चेंज नहीं मैंने किया है, समझे हो? दैट्स द सेम थिंग बेटा, के लगाना है के लगा देना, आर लगाना है आर लगा देना, ਤੁਹਾਡੀ श्रद्धा ਤੁਸੀਂ जितना मर्जी चल लो। Now, to account for effective collisions, another factor P for probability, so collision हुए थे सारे के सारे थोड़ा इफेक्टिव थे, is going to be added। P को ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सुनो ये तुमने एनर्जी फैक्टर तो लिया होगा, तुमने प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर तो नहीं लिया ना, ये Z के इंडिकेट कर रहा है, दिस इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हमने एक और एंटर कर दिया है, तो इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है, इट इज मॉडिफाइड टू k इज इक्वल टू p फॉर प्रोबेबिलिटी, याद रखें ये एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, z ab e minus ea by rt। what is p? that is a probability factor, probability factor। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखी। If we compare equation 2 with Arrhenius equation, तो A Arrhenius factor किसके बराबर बन गया है? Probability Z into AB। समझो? What is a pre-exponential factor? That represent the effective collision। Effective collision के अंदर क्या आ गया है? The pre-exponential factor, total number of collision and the proper orientation आ गया है, right? बेटे ये आप ये वाली इक्वेशन को ये वाली को एक बार कॉपी कर लीजिए, इसको रफ में। डन, इसको आप कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। Only the molecules having energy more than threshold energy in successful collision। F, what is F? The molecules having fraction, right, greater than the energy required। F is the Boltzmann factor, fraction of molecules having energy more than the threshold energy। ठीक है जी, ये लिखा था ना बच्चों आपने, ये देखो दोबारा लिख रहा हूं, K is equal to A E minus EA by RT। ये जो फैक्टर है बेटे, इसको हमने क्या बोल दिया है? द F। व्हाट इज दिस? जिनकी एनर्जी मिनिमम एनर्जी से ऊपर है, समझ रहा है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों करवा रहा हूं? कहीं क्वेश्चन देखे होंगे तो उसकी बात करनी होगी आपके साथ। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करना जरूरी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हमें करना होगा। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज 209.5 जूल पर मोल। क्यों लिया है? क्योंकि आर की वैल्यू में ये आता है। एट 581 केल्विन टेम्परेचर भी बता दें। Calculate the fraction of molecules having energy equal to or greater than threshold activation। केड़ा रिलेशन आना है? F, right? F is equal to E minus EA। तो हमने that is क्या निकालना है? F निकालना है। तो F is equal to E minus EA by RT बेटे। E is exponential 209.5। मैंने चेक कर लेता हूँ सारा, या तो MKS में CGS में, उसके बाद मैं यूनिट्स नहीं लिखता हूँ, समय बचता है। R की वैल्यू इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 581 केल्विन, राइट? दिस इज 581 केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 43.37। अब हाउ टू सॉल्व इट? तो मैंने इसका नेचुरल लॉग ही आएगा, ई हट जाएगा, दैट इज -43.37।
2.303 log of f is equal to minus 43.37. You know, natural log of x is equal to 2.303 log to the base 10. तो बेटे log f ਤੁਹਾਡਾ कितना आ गया 43.37 2.303 that is minus 18.83 log f. अब इसका एंटी लॉग ले दीजिए f is equal to minus anti-log 18.83 that is 1.456 के आसपास minus 19 that will be your answer. देखो ये कितना भयंकर कम है, ये बहुत भयंकर कम है. आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे और ये एनसीईआरटी कॉपी है, उसमें ये काम होना चाहिए, राइट? एनसीईआरटी नोटबुक. द नेक्स्ट इज हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आरओआर कैन बी स्टडीड अंडर, हाँ जी, two headings. The first is going to be the collision theory and second is going to be बेटे the activated complex theory. एक सेकंड दीजिएगा, मैं कोई सेटिंग देख रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा. ठीक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, मैं इसको एसीटी थ्योरी कर लेते हैं, थोड़ी सी न्यूमेरिकल अगली क्लास में ले जाएंगे. ACT theory, it says reactant absorbs energy called activation energy and forms activated complex, which then loses energy to form products. It says reactant does not directly produces product. It absorbs certain amount of energy, first step, forms an activated complex. Remember, activated complex has no real existence. It is a theoretical thing. सिर्फ हमारी किताबों में बनती है. Which then loses energy to form product by loss of energy, that is second stage में आया. Right? Imagine कीजिए आप अपने घर की ग्राउंड फ्लोर पे हैं, कहते हैं आपने सेकंड फ्लोर पे जाना है, आपके घर की ऐसी ऐसी फ्लोर्स हैं, राइट? आपने बेसिकली यहां से यहां जाना है, तो ये कहता है आप डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आप पहले यहां से और ऊपर जाएंगे फर्स्ट स्टेप में, फिर आप एनर्जी लूज करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट स्टेज पे आएंगे. दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. ठीक, और जितनी एनर्जी आपको पहले से तीसरी स्टेज पे लेके जाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे लेके जाने लगी, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. द लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी, द फास्टर द आरओआर. समझे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज आती है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं. दिस इज ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटे. मान लो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको याद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, ए से बी प्रोडक्ट की तरफ एनर्जी कम होती है. आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को काफी तरीके से लिख सकते हैं बेटे. ए से बी प्लस क्यू, क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आना है. ए से बी डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव. व्हाट इज डेल्टा एच? ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी आपके पास, इसको बोलते हैं डेल्टा एच या डेल्टा यू या इंटरनल एनर्जी चेंज इन एनर्जी. ये क्लियर है, राइट बेटे? तो देखने की बात है. इस एनर्जी को दोस्तों हमने बोला है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो पहले से थी. इस एनर्जी को बोला है बेटे हमने एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट की एनर्जी आई. और इस एनर्जी को, दोनों के डिफरेंस को मैंने बोला है बेटे द डेल्टा ई. द डेल्टा ई हमने इनको ऐसा बोल दिया है. आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन.
ई आर, ई पी और डेल्टा ई आपको समझाया है, वही आगे ले आऊं। अब ये जो एनर्जी है बेटे, जो मैक्सिमम पे लेके जानी है, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, दैट एनर्जी इज नोन एज बेटे थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, एफ फॉर फॉरवर्ड बोल दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बोल दिया है। अब देखो, सपोज रिएक्टेंट, रिएक्शन आपका ए से बी पे जा रहा है, तो इसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है? ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड। और सुनो, हमें सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो जितनी उसके पास है और ऊपर वाली बन जाएगी। अब मान लो, राइट, अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सेबल है, हम बी से ए पे भी आए, तो बेटे इस वक्त जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होएगी, दैट इज गोइंग टू बी ई एक्टिवेशन बैकवर्ड। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड, ई एक्टिवेशन बैकवर्ड में से कौन सी ज्यादा है? द बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड। लेट अस think of endothermic reaction, the endothermic reaction। पिछले वाले क्या थे? The exothermic reaction, that's the difference, exothermic and endothermic। एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ए से बी पे आपको एनर्जी ज्यादा होएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं ए से बी माइनस क्यू और ए से बी डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसा हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में सिखाया हुआ है। तो दोस्तों, ये वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो पहले से थी। ये वाली एनर्जी बेटे क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो डिफरेंस है बेटे, ये क्या आ गया है? डेल्टा ई, दोनों का डिफरेंस जो कि पॉजिटिव होगा। आपको याद होगा, एनर्जी बढ़ती है तो पॉजिटिव होती है, एनर्जी कम होती है तो नेगेटिव होती है। आई होप देयर इज नो डाउट अप टू दिस स्टेज। इस ग्राफ को अगले पेज पे ले जाते हैं। अब वैसे ही ये जो बेटे एनर्जी है नीचे से लेके टॉप पे, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और इसको ई एक्टिवेशन क्या बोलते हैं? द फॉरवर्ड बोलते हैं। अब मानो मानो हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, तो ए से बी पे गए, दिस इज ई एक्टिवेशन आपके पास है फॉरवर्ड। अब पेन चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए। मान लो बी से ए पे आए, तो बेटे आपके पास ये वाली नहीं होगी बैकवर्ड एक्टिवेशन, ई एक्टिवेशन बैकवर्ड। इस वक्त ई एक्टिवेशन बैकवर्ड और ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड में से ये वाली हमारी रिलेशन बैठता है। एक्सोथर्मिक में हमारे पास द फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी ग्रेटर। ये अच्छा, एक सेकंड, कोई बात नहीं, राइट, ये थोड़ा सा उसने, हाँ, कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, अभी हो जाएगा। भाई ये कैसे आ गया है?
थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से बेटे यहाँ पे रोक देते हैं, हम यहाँ से अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं, राइट। थोड़ा सा टेक्निकलिटी है तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करो। कुछ ना ओवरलैपिंग आ रहा है बेटे मेरे पास, तो उसको मैं सॉल्व करके फिर यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो सी यू अगेन विद द टेम्परेचर इफेक्ट कंटिन्यूड होएगा राजा। तो तब तक के लिए जय हिंद, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे बेटे। बाय, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, होता है ना। सो ये नेचुरल सा है। बाय, गुड लक।